नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग की सीरीज चल रही थी करेंट अफेयर्स की प्याज का छिलका सीरीज। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना, उसका बखिया उधेड़ देना एकदम। जैसे प्याज का हम लोग छिलका निकालते हैं, परत दर परत जब भी निकालते जाते एक नई परत निकलते जाती है। उसी प्रकार अगर हम लोग किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो परत दर परत मतलब उसका ए से लेकर जेड तक पूरे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ताकि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में हम लोग का छूटे ना। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जीएस और प्लस जीके के पढ़ते जा रहे हैं, ताकि हम लोग को भी एक तरह से रिवीजन होते जा रहा है, तैयार होते जा रहा है कि क्वेश्चन में आए तो हम लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग की क्लास कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोग देखते हैं लाइक वेक नहीं करते, लाइक वेक कर दिया कीजिए। क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ मोह माया, तो इसलिए सहयोग कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो कौन सा कर्नाटक सरकार ने कौन सा ऐसा बांध बना रहा था जिसको एनजीटी ने उस बांध के उल्लंघन माना है कि उस पर एक समिति बैठा दी। कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेकेदातु बांध। कौन सा, मेकेदातु बांध। ठीक है, अब मेकेदातु बांध के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या है मेकेदातु बांध। तो इसका मतलब इसको सरकार ने कब मंजूरी दिया था, 2017 में। 2017 में कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी। और यह बांध किस नदी पर है, तो यह है कावेरी नदी प्लस इसकी सहायक नदी। कावेरी की क्या, कावेरी की सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी, अर्कावती। अर्कावती नदी के संगम पर है। क्या है, अर्कावती नदी के संगम पर है। ठीक है, कावेरी नदी और इसकी सहायक नदी की अर्कावती नदी के संगम पर, यानी कावेरी नदी में जो नदी आके मिलती है अर्कावती नदी, इन दोनों के संगम पर है मेकेदातु बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, इसे बांध बनाने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है क्या चीज़, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है कि बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण करना और आपूर्ति करना। पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना। ठीक है, आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। और इससे बिजली कितने मेगावाट का उत्पादन होगी, यानी 400 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, 400 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, और देखिए मेकेदातु बांध के जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, कौन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव को तमिलनाडु सरकार के विरोध करने के कारण, तमिलनाडु सरकार के विरोध करने के कारण इस प्रस्ताव को 2 बार टाल चुका है। ठीक है, 2 बार टाल चुका है। कौन टाल चुका, तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को क्या है 2 बार टाल चुका। और कर्नाटक सरकार जो है ना, तो बिना मंजूरी के लिए ही शुरू कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने बिना मंजूरी की शुरू की। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने क्या किया था, बिना मंजूरी के शुरू कर दिया था। ठीक, अब अगला कौन सा है, कृष्ण राजा सागर बांध। ठीक है, कृष्ण राजा सागर बांध कहाँ पे है, इसे कृष्ण राजा सागर बांध को KRS बांध भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, के से कृष्ण, आर से राजा, एस से सागर, कृष्ण राजा सागर बांध
भी इसको कहते हैं, इस बांध को। ठीक है, यह कौन सी नदी पे, कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में इसका निर्माण जो है एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में किया। ठीक है, के आर एस बांध का निर्माण किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में किया था। और कौन से शासन में हुआ था? तो कृष्ण राजा वुडेयार चतुर्थ के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और ये किस नदी पे है? तो यह है कावेरी नदी पे। ठीक, कावेरी नदी पे है, और यहीं पे इसके पास में ही हेमावती, लक्ष्मण और तीर्थ नदियाँ मिलती हैं। कौन सी? हेमावती, लक्ष्मण और तीर्थ नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, और तीर्थ नदियाँ मिलती है, कावेरी नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बेंगलोर नगर को पानी पहुंचाना, बेंगलोर शहर को पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला कौन सा बांध है? अगला बांध है तुंगभद्रा बांध, उसके बाद अलमट्टी बांध। ठीक है, तुंगभद्रा बांध, ठीक है, तुंगभद्रा बांध। ठीक है, अब देखिए ये तुंगभद्रा जो है यह दो नदियों के संगम से है। ठीक है, तुंग नदी और भद्रा नदी। तो ये मान लीजिए तुंग नदी है, और फिर से यहाँ से निकली भद्रा नदी। ठीक है, दो नदियाँ हो गई, और ये दोनों कहाँ से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है? इन दोनों नदियों का उद्गम होता है भारत के जो पश्चिमी घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से होता है। कहाँ? गंगामूला नामक स्थान से होता है, उडुपी के पास से। उडुपी के पास से होता है। ठीक है, कहाँ से? इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ होता है? पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से, उडुपी के पास से होता है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जब संयुक्त रूप से कहाँ पे मिलती हैं? ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से मिल गई तो कहाँ पे मिलती हैं? शिमोगा के पास। ये स्थान कहाँ, जहाँ ये नदी मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? शिमोगा के पास तुंग और भद्रा नदियाँ मिलती है। उसके बाद कौन सी नदी बनाती हैं? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, उसके बाद ये तुंगभद्रा नदी कहलाती है। ठीक है, और जो तुंग है ना, इसी के तुंग नदी के बाएं तट पर क्या है? यहाँ पे मान लीजिए तुंग है, ये है तुंग, तो यहीं पर तुंग। ठीक है, अब तुंग नदी के बाएं तट पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है? तुंगा नदी पर। ठीक है, तुंग नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ तुंग नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक हो गया। और क्या? शिमोगा के पास दोनों नदियाँ मिलती है। उसके बाद कौन सी नदी का निर्माण करती है? तुंगभद्रा नदी बनाती है। और तुंगभद्रा नदी पर ही कौन सा बांध स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर ही, अब देखिए तुंगभद्रा नदी पे क्या है? हम्पी। तुंगभद्रा नदी पे हम्पी, जो कि क्या है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य क्या है? राजधानी है। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। राजधानी जो हम्पी है ना, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है,
तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक, अब ये नदी क्या हुआ, तुंगभद्रा नदी, फिर से यह किससे मिलती है, यह किसकी सहायक नदी है, तो यह नदी हो जाती है किसकी, कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। अब तुंगभद्रा नदी के उत्तर पूर्व में जो है आंध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में गोंडी मल्ला नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी अपना उत्तर पूर्व में बहती है। ठीक है, बहते हुए गई, फिर से कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से, कृष्णा रिवर से महबूबनगर कहाँ मिलती है, महबूब नगर जिले में। ठीक है, कहाँ पे, जिले में, गोंडी मल्ला से मिलती है, गोंडी मल्ला नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा जो बांध है ना, इसकी लंबाई कितनी, तुंगभद्रा बांध की लंबाई है 2441 मीटर और ऊंचाई कितनी है, तो 49.38 मीटर। ठीक है, जो कि वेल्लारी जिले के मुल्लापुरम में स्थित है। वेल्लारी, तुंगभद्रा बांध कहाँ पे, वेल्लारी जिले के मुल्लापुरम में स्थित है। ठीक है, उसके पे कौन सा बांध है, अलमट्टी बांध आ जाएगा, अलमट्टी बांध। ठीक है, उसके बाद कौन सा बांध आ गया, अलमट्टी बांध। अब देखते हैं हम लोग अलमट्टी बांध के बारे में। देखिए, हम लोग एक एक चीज़ इसमें डिस्कशन करते हैं ताकि अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम लोग को आ जाए ना तो छूटने ना पाए। सबसे हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि पेपर में हम लोग जितना बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें उतने हम लोग के लिए बढ़िया है। ठीक है, मायने नहीं रखता कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखिए बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो अलमट्टी बांध को क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। अलमट्टी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। यह इसका कब निर्माण हुआ था, 2005 में, और इसका लाभ किसको मिलेगा, कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अलमट्टी बांध का लाभ किसको किसको होगा, कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, और ये कौन से राज्य में है, कौन से नदी पर निर्मित है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर निर्मित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कृष्णा नदी पर निर्मित है कर्नाटक राज्य में। ठीक, अब देखिए कर्नाटक राज्य में कुछ बांध हैं, 2-3 बांध और है, उससे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग का कर्नाटक राज्य का बांध कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा, एक है हेमवती बांध, ठीक है, हेमवती बांध। ठीक, हेमवती बांध कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, किस नदी पर है, तो हेमवती नदी पर निर्मित है। ठीक, कब निर्मित हुआ था, 1979 में इसका निर्माण किया गया था, 1979 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो होगा किस लिए होगा, पीने के पानी और सिंचाई के लिए। ठीक है, पीने का पानी और सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, उसके बाद कौन सा बांध है, बसवा सागर बांध है। ठीक है, बसवा सागर बांध है। ठीक, यह कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, किस नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है यह, कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा सिंचाई के लिए। ठीक है, जो कि कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर है, इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाए। ठीक है, अगला कौन सा बांध है, अगला बांध हो गया सूपा बांध। अगला कौन सा बांध है, सूपा बांध है। ठीक, यह कहाँ पे है, यह भी कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर, कर्नाटक राज्य में काली नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में काली नदी पर है और इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन। क्या चीज? बिजली उत्पादन। ठीक है, अगला कौन सा बांध है? अगला लिंगन मक्की, लिंगन मक्की बांध। लिंगन मक्की बांध यह किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, तब हम लोग क्या हुआ, कर्नाटक के सभी बांध खत्म हो गए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मेकेदातु बांध। कौन सा हो गया? मेकेदातु बांध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब कौन सा देखेंगे हम लोग? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसलिए पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, यानी कि NGT, NGT इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह क्या है? यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है? एक वैधानिक निकाय। अब इसके बाद से आप लोग को कहीं पर भी NGT के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ ले रहे हैं वही हो जाएगा हम लोग काफ़ी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में NGT की स्थापना की गई थी। कब? भारत में NGT की स्थापना कब की गई? स्थापना तो 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना हुई। ठीक है, किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा भारत में NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2010 को हुई थी। ठीक, अब देखिए, स्थापना के साथ ही भारत की एक जो विशेष पर्यावरण अधिकरण हुआ है ना, तो तीसरा देश बन गया विश्व का। ठीक है, क्या कह रहा कि इसके NGT के स्थापना के साथ ही भारत भी एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश हुआ। क्या? विश्व का तीसरा देश बन गया। ठीक है, विश्व का तीसरा देश बन गया। ठीक, इसके पहले दो देश कौन से थे? तो एक था ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी पर्यावरण के लिए न्यायालय स्थापित किया था, और एक हो गया न्यूजीलैंड। ठीक है, इन दोनों के बाद भारत क्या हो गया? भारत हो गया विश्व का तीसरा देश। ठीक है, अब देखिए, अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NGT के हेडक्वार्टर तो NGT का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। और चार जो हैं चार क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे? भोपाल। जो मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो तो नई दिल्ली में है, लेकिन चार क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पर आ गए? चार क्षेत्रीय क्वार्टर कहाँ कहाँ पे है? मुख्यालय इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ठीक है, ये हो गए चार जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, और NGT का उद्देश्य क्या है? NGT का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो एम है, यानी उद्देश्य है कि पर्यावरण किसी भी संबंधी से, जैसे जल हो, वन, वायु, ठीक है, इन सब चीज़ के प्रदूषण अगर होता है, इन सब चीज़ से अगर मानवीय नुकसान होता है, या किसी इमारतों को नुकसान होता है, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो क्या करते हैं? NGT इसमें हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी
पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से क्या करना है, निपटारा करना, ठीक है, जो कि 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य है। एनजीटी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, क्या है, चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, और देखिए जो एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल इसके क्या वर्तमान में अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 2018 से लेकर 2023 तक रहेगा। क्योंकि क्या है, एनजीटी के जो अध्यक्ष है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और एनजीटी में अब तक कितने सदस्य हो चुके हैं, अध्यक्ष हो चुके हैं, कुल 3 हो चुके हैं। ठीक है, जो कि आदर्श कुमार गोयल से पहले कौन थे, लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, एनजीटी का अब तक कुल 3 अध्यक्ष हुए, जो कि तीसरा कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। ठीक, कौन, आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे कानून भी है पर्यावरण से संबंधित जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नोट करके। ठीक है, नोट करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, फिर से इस अधिनियम में संशोधन हो गया। इस अधिनियम में संशोधन कब हुआ, 2003 में। ठीक है, अमेंडमेंट हो गया। ठीक, अब उसके बाद कौन सा बना, तो उसके बाद बना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। ठीक है, क्या इसका ना अब बना 2002 का हो गया। ठीक है, अब बना 2002 का। एक और अधिनियम है, कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से है, 1986 है। ठीक है, देखिए यह जो होता है ना, सन दे देगा, फिर से इसको दे देगा, कर देगा मिलान करने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसका संशोधन 2003 में हुआ था। तो क्या कानून बना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। ठीक है, अब देखिए एनजीटी ने कुछ अपने फैसले दिए थे, मतलब पर्यावरण से संबंधित एनजीटी ने कुछ फैसले दिए जिस पे बहुत सारी चीज़ों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, देखते हैं उसमें से 2-4 देख लेते हैं, ताकि अगर पेपर में आए तो क्या हो, पता चले कि किस पे प्रतिबंध किसने लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि निम्न में से किस पे प्रतिबंध एनजीटी ने लगाया था। तो एनजीटी देखते हैं, एनजीटी के ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, एनजीटी के ऐतिहासिक निर्णय। तो 2012 में एनजीटी ने 2012 में स्टील की कंपनी थी, उसका नाम क्या था, पोस्को। ठीक है, स्टील की कंपनी थी, उसका नाम था पोस्को, जो कि इस्पात संयंत्र लगाना चाहती थी। क्या, इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता की थी। ठीक है, उड़ीसा सरकार के साथ समझौता की, यह स्टील कंपनी पोस्को सरकार के साथ समझौता की। ठीक, लेकिन क्या एनजीटी ने क्या किया, इसको एनजीटी ने निरस्त कर दिया। ठीक है, एक फैसला। और दूसरा फैसला फिर से 2012 में ही दिया था
क्या एनजीटी ने 2012 में फिर से दूसरा फैसला दिया कि एनजीटी ने कि खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि आप खुले में कचरा नहीं जला सकते हैं, जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से 2013 में फैसला आया। 2013 में क्या कि उत्तराखंड की सरकार जो है उस उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने एक अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड ठीक है को आदेश दिया, क्या को आदेश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं को क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। ठीक है, सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे, क्या दे, क्षतिपूर्ति दे। कौन? अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड। ठीक है, उत्तराखंड के मामले में, जो कि उत्तराखंड का है। ठीक, तो एनजीटी ने इस पर आदेश दिया था। फिर से 2015 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्या? 2015 में निर्णय दिया कि 10 वर्षों से अधिक जो पुराने वाहन हैं, ठीक है, एनजीटी ने निर्णय दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं है। इस पर क्या किया? रोक लगा दिया। ठीक है, यानी कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, फिर से 2017 में एक निर्णय दिया एनजीटी ने कि यमुना के जो खादर वाला इलाका है उसमें क्या हो रहा था, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल हो रहा था। क्या चीज़? आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल पर सुप्रीम जो था, आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल पर ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब फिर से 2017 में ही एनजीटी ने, देखिए एनजीटी का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था कि एनजीटी ने 2017 में क्या किया कि दिल्ली में 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है। मतलब एक नया पद गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, असम सरकार। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस पद को बनाने का, गार्जियन मिनिस्टर बनाने का क्या उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में है जो भी अपने राज्य के जिले उनमें विकास करना, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को सही तरीके से लागू करना, नागरिकों तक पहुंचाना। फिर से आपातकालीन स्थिति में जिलों का दौरा करना। जैसे मान लीजिए बहुत बार होता है, बारिश होता है, बाढ़ आती है, तो क्या होता है, जिला बहुत प्रभावित हो जाते हैं, गांव प्रभावित हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उस क्षेत्र का क्या करना? दौरा करना उन नेताओं द्वारा। ठीक है, जो नियुक्त किया गया। फिर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। ठीक है, क्या? रोजगार देना। देखिए इसमें यह उल्लेखित नहीं किस प्रकार का रोजगार देना, लेकिन रोजगार देना कहा गया। ठीक है, असम के राज्यपाल का क्या नाम है? असम के राज्यपाल का क्या नाम है? जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी। ठीक है, असम के राज्यपाल का क्या नाम हो गया? जगदीश मुखी। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में आए 2 भीषण तूफानों का
निम्न में से सही मिलान कौन सा है। ठीक है, देखिए दोनों सही मिलान है। ए का जो है ताउक्ते अरब सागर में आया था और बी जो है यास बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, लेकिन देखते हैं अब इसके बारे में कि इस तूफान का नामकरण कौन किया, इसका अर्थ क्या होता है इस तूफान के नाम का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ताउक्ते। ताउक्ते ताउक्ते का नामकरण कौन किया था, म्यांमार। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा खतरनाक छिपकली। खतरनाक छिपकली इसका अर्थ है। ठीक है, अब ये कौन से क्षेत्र में आया था, तो पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर, पश्चिमी एवं दक्षिणी तट पर आया था, यानी कि गुजरात से लेके तमिलनाडु तक के क्षेत्र इससे क्या थे, प्रभावित थे। ठीक, और दूसरा कौन सा है, यास। यास, अब यास का नामकरण किसने किया था, ओमान ने। यास का नामकरण किसने किया, ओमान। इसका अर्थ क्या होता है, निराशा। यास का नामकरण ओमान ने किया, इसका अर्थ होता है निराशा। ठीक है, और यह इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रभावित हुआ था। ठीक है, देखिए एक आया था फेनी चक्रवात, ये तो दोनों अभी आए हैं। फिर से एक आया था फेनी। फेनी का नामकरण किसने किया था, बांग्लादेश ने। ठीक, बांग्लादेश ने, जिसका अर्थ क्या होता है, नाग का फन। ठीक है, नाग का फन। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ये आया था बंगाल की खाड़ी में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित था उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक, यास चक्रवात कहाँ आया था, यह आया था अरब सागर की खाड़ी में। यास चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। और ताउक्ते चक्रवात कहाँ आया था, ताउक्ते चक्रवात आया था अरब खाड़ी में, अरब मतलब अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में आया था ताउक्ते, और बंगाल की खाड़ी में आया था यास। ठीक, फेनी हो गया। फिर से अम्फान भी आया था। ठीक, एक नया नाम अभी दिया जो कि अगले चक्रवात का नाम होगा, क्या नाम होगा उसका, गुलाब। अब कोई चक्रवात अगर आता तो उसका नाम होगा गुलाब। इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया पाकिस्तान। ठीक है, किसने किया, पाकिस्तान। अब देखिए जो भी चक्रवात आते हैं तो उसका नामकरण करने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए। ठीक है, पहुँचाइए इसे, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी कि इसका नामकरण कैसे होता है। देखिए सबसे पहले तो अटलांटिक क्षेत्र में जब चक्रवात आते थे तो अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत हुई। कब हुई थी, 1953 में। ठीक है, और भारत में कब हुआ, भारत में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर तूफानों का नामकरण मतलब तूफानों का नामकरण करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई। ठीक है, तूफानों का नामकरण करने की व्यवस्था को शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, यह शुरू हुआ 2004 से। कब से, 2004 से शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इसके शुरुआत में 8 देश थे। कौन कौन से 8 देश थे इसके शुरुआत में, जो 8 देश थे कौन कौन से थे। ठीक, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड शामिल थे। कौन कौन से हो गए, भारत, बांग्लादेश,
भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड। ये हो गए 8 देश। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इसमें कुछ देश शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद फिर से इसमें कुछ देश शामिल हो गए, जो कि अब वर्तमान समय में कितने हैं? अब वर्तमान समय में टोटल 13 देश हो गए हैं। तो कौन से देश शामिल हुए हैं? 2018 में जो देश शामिल हुए उनका नाम क्या है? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और यमन इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अब वर्तमान समय में कितने देश हो गए? 13। ठीक है, जो कि 13 देश मिल के क्रमानुसार कितना? 13 देश मिल के क्रमानुसार अपने क्रम के अनुसार 13 नाम सुझाते हैं। ठीक है, कितना? 13 नाम देते हैं। टोटल कितना नाम हो जाता है? 169 नाम, यानी कि एक देश 13 नाम देता है तो टोटल 169 नाम हो जाता है। ठीक है, अब इनका नंबर कैसे आता है? इनका नंबर आता है अल्फ़ाबेट के रूप में। ठीक है, अल्फ़ाबेट के रूप में इन देशों का नंबर आता है। सबसे पहले किसका था? बांग्लादेश का। ठीक, उसके बाद भारत का, उसके बाद जिसका होगा ईरान का। तो इस प्रकार इसका नंबर आते रहता है। ठीक है, अभी भारत ने 25 वर्षों के लिए क्या किया? भारत ने 25 वर्षों के लिए तूफान का नाम मतलब सुझाया है, तूफान का नाम दिया है। कौन कौन से नाम है उसमें? जैसे गति हो गया, गति, तेज, मुरासू, ठीक है, आग, नीर, ठीक, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलाधिवेग। तो इस प्रकार के कुछ नाम जो है 25 वर्षों के लिए भारत ने अपने तरफ से सुझा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, तो यानी दोनों क्या है? दोनों सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में दक्षिणी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गिरिया, क्या? जीनस आर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पे रखा गया। ठीक है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पे रखा गया। एनसीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह किससे अलग होकर बना था? इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी? एनसीपी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड के द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की गई? तो कौन सा बोर्ड किया है? सीबीएसई बोर्ड। कौन सा? सीबीएसई बोर्ड किया है, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मेशन। इसका कब बना था यह? तो यह 2 जुलाई 1929 को बनाया गया था। ठीक है, यह किस टाइप का है? यानी कि यह गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो हिंदी हो गई एक, और एक कौन सी हो गई? इंग्लिश। 2 लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा।
ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सीबीएसई बोर्ड। ठीक, अगला कौन सा है कि संयुक्त अरब अमीरात से गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? संजय दत्त, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गोल्डन वीज़ा क्या होता है, गोल्डन वीज़ा क्या होती है, गोल्डन वीज़ा। ठीक है, तो गोल्डन वीज़ा, ठीक है, यूएई ने, क्या? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, पहली बार इसको 21 मई 2019 को फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो 21 मई 2019 को क्या लॉन्च किया था? इसको किसने लॉन्च किया था? तो यूएई के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इसको जारी किया था। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इसको जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या है? गोल्डन वीज़ा देने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि निवेशकों, किसको गोल्डन वीज़ा दिया जाता है? गोल्डन वीज़ा किसको दिया जाता है? तो निवेशकों, ठीक है, बेहतरीन चिकित्सकों को, जो एक्सपर्ट हो, ठीक है, उनको, बेहतरीन चिकित्सकों को, इंजीनियरों को और वैज्ञानिकों को और कलाकारों को अस्थायी निवास देने के लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था की गई, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई, जो कि इसका वैलिडिटी कितने वर्षों तक है? 10 वर्षों के लिए इसका वैलिडिटी है। उसके बाद जब 10 वर्ष खत्म हो जाएंगे, फिर से क्या हो सकता है? इसको रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, इसको दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, अब तक भारत में कितने लोग को मिल चुका है? तब तक भारत के 3 लोग को मिल चुका है। ठीक है, कलाकार सानिया मिर्जा है खिलाड़ी में, ठीक है, शाहरुख खान, संजय दत्त। ठीक है, 3 लोग हो चुके हैं। ठीक, संजय दत्त। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, संजय दत्त। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? यानी कि भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में जारी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड है। ठीक है, और इसमें टोटल 36 शामिल है। क्या? 36 यानी कि 36 कौन से राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। ठीक है, स्टेट प्लस यूटी इसमें शामिल है, टोटल मिला के 36। ठीक है, इन सब में शीर्ष पे कौन है? झारखंड से। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, ये जो सीरीज़ चल रही है हम लोग की प्याज के छिलका सीरीज, यानी कि परत दर परत क्वेश्चन का बखिया उधेड़ना, ठीक है, उसके बारे में जानना, गहराई से जानना, ताकि किसी भी पेपर में अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। बस हम लोग का मकसद यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्लास कैसे लगी, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी, अपने परिवार में से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, थैंक यू।